हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर चल रहा था जिसमें 2 लेक्चर हो भी चुके हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें हो चुकी थी। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और साथ साथ मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि हमें कई बॉन्ड्स यहाँ पर पढ़ने हैं पूरे चैप्टर्स में, जिसमें कि आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका था, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते थे। वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आए थे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए थे। जैसे कि आपको बताया था लैटिस एनर्जी क्या होता था। सबसे पहले तो ये आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, मेटल नॉन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था। लैटिस एनर्जी की मदद से मैंने आपको बताया था कि वो आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा कि कम होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखा गया था। फिर एक अच्छा आयनिक बॉन्ड्स बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद मैंने आपको एक रूल्स बताया था जो कि फजान रूल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो उनका कहना था कि अगर कोई हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर कंपाउंड्स लेकर के चलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, तो उनका कहना था उसके अंदर कुछ न कुछ कोवेलेंट करेक्टर भी देखने को मिल रहा था। तो ये हुआ कि भाई उसको एक्सप्लेन करके बताओ आखिर कैसे देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कैटायन और एनायन का कॉन्सेप्ट वहां पर लिया। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, किन किन बातों पर डिपेंड्स करेगा, कैसे कैसे वहां पर वो सारी चीजें वहां पर बताई गई। और वो इतने तक के कॉन्सेप्ट अभी तक हो चुके थे। आज हम लोग यहाँ पर जो दूसरा बॉन्ड यहाँ पर पढ़ने वाले उसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कैसे होता है, क्या सारी चीजें। और मैं आपको पिछले डब्बे में बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड पे लगभग आप ऐसा कह सकते हैं सबसे ज्यादा 90% के आसपास चांसेस यहाँ पर होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से बनते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से ही बनने के चांसेस होते हैं। और इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। काफी सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारी चीजें जो यहाँ पर पढ़ा जाता है पूरा पूरा कोवैलेंट बॉन्ड्स के ही थ्रू पढ़ा जाता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड और ये कैसे बनता है। आपको पता है आयनिक बॉन्ड्स में बताया गया था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था। मेटल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता था और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट करता था। तब वहां पर जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। तो सवाल आता है कि मकसद सबका सेम है, वही कि हमें तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या क्या वहां पर चीजें कर सकते थे। जो मेटल और नॉन मेटल का केस था वहां पर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना, कंप्लीटली ट्रांसफर करना तब हो रहा था। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होने वाला है, तो बताया गया यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी कि 2 एटम अगर आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, समान इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे और एक दूसरे के साथ वहां पर क्या करते हैं, उसकी शेयरिंग करते हैं। अगर इस एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बनाने के लिए तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अब जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर, अब बताओगे कि शेयरिंग से आएंगे और दोनों एटम सेम इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ला करके आपस में एक दूसरे के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड्स करते हैं। यहां पर कंप्लीटली कोई ट्रांसफर नहीं होगा कि इनका इलेक्ट्रॉन निकल करके उनके पास चला जाएगा, उनका इलेक्ट्रॉन निकल करके, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाएंगी, ये भी देंगे और ये भी देंगे, तब जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो चलो देखते हैं और क्या कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, उन सबको समझते हैं। तो आपको कहता है कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड्स में आपको यहां पर ये बताता है अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इससे पहले कंप्लीट ट्रांसफर और एक्सेप्ट किया जा रहा था, लेकिन यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सबका मकसद है क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन से पूछा जो कहता है नहीं, मुझे क्या चाहिए वहां पर 2, मुझे तो अपना डुप्लेक्स कंप्लीट करना है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी फिर से उसी मकसद से कि हमें अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से, और हम इसको लिविस डॉट स्ट्रक्चर से ही समझेंगे वहां पर। जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक दूसरा हाइड्रोजन ये, और ये दोनों मिल करके वहां पर H2 का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, यहां पर आपको पता है इनके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी 2 होना चाहते हैं, ये भी 2 होना चाहते हैं, तो क्या होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या करता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ये, और दूसरा वाला हाइड्रोजन आएगा उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ये। अब दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करेंगे तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि यहां पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने रखा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब इनके साथ भी गिना जाएगा, इनके साथ भी गिना जाएगा, और कुछ ऐसे। और घेरा बनाएंगे तो यहां पर आप देख लो इसके घेरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इनके घेरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हम ऐसे दिखाएंगे कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड है, और यहां पर ऐसे। और यहां पर इससे अगला एग्जांपल मैं बताऊं,
एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिल करके O2 बनाता है कि नहीं। और ऑक्सीजन की बात करते हैं 6 एक ग्रुप का मेंबर है, इसके आखिरी शेल में 6 होगा, दूसरा वाला इसके आखिरी शेल में 6। तो दोनों के आखिरी 6 लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, उनको 2 की और जरूरत है। अब 2 की जरूरत है तो सवाल आता है अब क्या करेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं है कि जो इनकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाए। जितने की जरूरत है उतना इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रखा, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये रखेंगे, कहेंगे ये रहा मेरा भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचे हुए इनके जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपको पता है लास्ट सेल में इनके 6 होते हैं, 2 का तो बॉन्ड फॉर्मेशन यूज करेंगे तो 4 बचा करके रखते हैं, ठीक है। अब इनके पास आते हैं, यहाँ पर भी 4 बचा करके रखें। अब अगर इनका घेरा बनाएंगे तो इनके घेरे में ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों के घेरे में जाएंगे, ऐसे कुछ हो जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पर इनके बीच में कितना, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड, अगले एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक और बॉन्ड। तो इसीलिए यहाँ पर ये O2 मॉलिक्यूल की बात आती है तो इनके बीच में 2 कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने? 2 कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक नाइट्रोजन एटम प्लस दूसरा नाइट्रोजन एटम और यहाँ पर N2 बनाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को कोई ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीचों बीच है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके साथ भी गिने जाएंगे, इनके साथ भी गिने जाएंगे, मतलब इनका दोनों मतलब हो जाएगा टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कंप्लीट हो रहे हैं, 2 इनका 4। अब ये 4 इनके साथ भी गिने जाएंगे, इनके साथ भी, तभी तो हम कहेंगे 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इनके हिस्से में आया। ऐसे यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, 8 इनका हो जाता है, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, दोनों का डुप्लेक्स कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आते हैं N2 मॉलिक्यूल्स। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन 5th ए ग्रुप का मेंबर, आखिरी शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है, और इनको 3 और चाहिए तभी 8 होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वही उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है तो इन्हीं के साथ ही करेंगे शेयरिंग। सामने वाला भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर ऐसे 1 2 3, और बचे हो रह जाएंगे कितने इनके पास, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास, क्योंकि 5 होते हैं, जिसमें से आप बताएंगे यहाँ पर ऐसे बचा रह जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसका घेरा बनाएंगे तो इसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों घेरे में जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अब इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेगा, और ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। इसमें से कौन सिग्मा कौन पाई, ये सारी चीजें अभी आगे बताएंगे। अभी के लिए हमें यहाँ पर ये देखना था, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ऐसा नहीं कोई इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर वहां पर बॉन्ड बनाना है तो चाहे तुम छोटे एटम हो चाहे बड़े एटम हो, तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन उससे मतलब नहीं। हाँ, अगर एक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो दोनों को अपने अपने हिस्से का एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर 2 एटम आपस में 2 बॉन्ड बनाना चाहते हैं, डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो भाई तो 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हो तो 3 इलेक्ट्रॉन। तुम छोटे हो बड़े हो कैसे, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे अगला मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं एक और एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। अब इस अमोनिया मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम जो हमारा वो नाइट्रोजन है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5, कितना और चाहिए, 3, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1, कितना और चाहिए, 1 और चाहिए। इसको 1 चाहिए, हर एक हाइड्रोजन को 1 और चाहिए, और नाइट्रोजन को टोटल 3 चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, इनको 3 की जरूरत, इसलिए क्या हो जाता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर जाते हैं, इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा करके रखते हैं। ऐसे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, पहला वाला, दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम इसको देखें तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ दिया, इसने अपना यहाँ पर दिया, इसने यहाँ पर दिया। अब क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन ने टोटल 5 इलेक्ट्रॉन में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में किसी भी एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो अगर घेरा बनाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, इनका घेरा ऐसे, इनका ऐसे, और यहाँ पर ऐसे आ जाता है। अब इसको अगर मैं सही से लिखूँ यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो हम कहें ये रहा 1 बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो 1 बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 1 बॉन्ड, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे। तो ये होता है यहाँ पर, अगर 1 बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो 1 बॉन्ड, 2 की शेयरिंग तो 2 3 की शेयरिंग 3 हो जाता है। तो शेयरिंग हो रही है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन का ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, फिर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन टोटल इसको दे दिया। शेयर किया जा रहा है, मतलब हम भी रखेंगे तुम भी रखोगे, हम भी यूज करेंगे तुम भी यूज करोगे। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आप समझ में, जबकि आयनिक में 1 इलेक्ट्रॉन को पहले निकाल देता था, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता, तब इनके ऊपर एक प्लस चार्ज, इनके ऊपर माइनस, तब जाके अट्रैक्शन होता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इनको भी जरूरत है इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने की, इनको भी जरूरत है इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने की।
इसी की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो सकता है, क्या समझ में? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने का तरीका ये होता है। तो चलो आपको यहां पर ये बताया गया है कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने आपको बताया H2 मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो यहाँ पर एक एक बॉन्ड आया इनके बीच में। O2 मॉलिक्यूल में क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड से हमारा काम नहीं चलेगा, अगर 2 बनेगा तभी हमारे 6 हैं, 8 हो पाएंगे। तो अब इसी के लिए क्या कर जाता है, वहां पर वो 8 करने के लिए इसको और ऑप्शन नहीं मिला, तो ऑक्सीजन दोनों लोग आपस में ही 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन के 5 थे, 3 और मिलेगा तब 8 होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ठीक है, उतने की वहां पर क्या कर जाते हैं, बॉन्डिंग। अब वहां पर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, 3 इसने दिया 3 इसने दिया, तो आप बताओगे तीनों ने, इन दोनों के बीच में ही 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो मतलब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स पाया जाएगा। अब यहाँ पर इनकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ दे दिया गया वहां पर, ठीक है। तो ये पेयरिंग में होते ही हमें ध्यान देना वहां पर, ठीक है। ऐसा यहाँ पर लिख दिया कि इसको काट देना, यहाँ पर ऐसे। चलो, अब जैसे कि जब मैं आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहा था, वहां पे एक टर्म पढ़ाया था इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बताया था, इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, और नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अब जैसे वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी का टर्म आया था, यहाँ पर एक टर्म आता है कोवैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे जो एटम्स, जो एलिमेंट्स, हम उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी को कैसे देखा जाता है, एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी एक एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो कोवैलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड्स मैक्सिमम बना पाएगा, वही इसका क्या कहलाता है, कोवैलेंसी, ठीक है। और बॉन्ड्स बनाने के लिए याद रखना कि वहां पर हम लोग कैसे देखते हैं, सेकेंड पीरियड के लोग होंगे तो वहां पर कैसे कोवैलेंसी चेक की जाएगी, और सेकेंड पीरियड के बियॉन्ड है तो कैसे कोवैलेंसी चेक की जाती है, उसको मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक सिंपल सी भाषा, कोवैलेंसी का सिंपल सा मतलब एक अपने लिए रखने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई कितना बॉन्ड बना सकता है। 3 बॉन्ड बना रहे तो तुम्हारी कोवैलेंसी 3 है, 4 बॉन्ड बना रहे कोवैलेंसी 4 है, 5 बॉन्ड बना रहे कोवैलेंसी 5 है, 6 बॉन्ड बना रहे कोवैलेंसी 6। तो जितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, फिर जितना बॉन्ड बना रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी, ठीक है। बॉन्ड का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो वही बात यहां पर पढ़ने वाले। तो चलो देखते हैं, कोवैलेंसी की बात आती है तो यहां पर कहता है फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। अगर हम उसके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जितने उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखेंगे वही हम कहेंगे उसकी कोवैलेंसी हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम आपको पता है इसका टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर 4 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले सेल में 1s2 2s2 2p0 हो जाता है। और आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड बनाना है, ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, पूरा का पूरा कौन चाहता है, आखिरी शेल, क्योंकि इनके पास 2 ही शेल है। सेकेंड पीरियड के मेंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए केवल 2 शेल है। पहले शेल तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फुलफिल है, दूसरे में s वाला भरा है, p वाला पूरा खाली है। दूसरा शेल चाहता है कुछ भी हो जाए 8 हो जाए, तो अपनी तरफ से जितना कर पाएगा उतना करेगा, ऐसा नहीं कि हर किसी का 8 हो ही जाता है। तो अब यहाँ पर बेरिलियम की बात करते हैं, जब हम इसके ग्राउंड स्टेट में थे तो हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा, जबकि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में कहता है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का अगर कोवैलेंसी बताना है तो सिंपल सी बात है कि एक्साइटेड स्टेट में उसके जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलता है वो इसका कोवैलेंसी हो जाता है। तो हम ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो आपको होता है S2 है, S2 का मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स S वाले ऑर्बिटल्स में फुलफिल्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं। क्या इसकी कोवैलेंसी 0? नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे, अभी इसको एक्साइटेड करना है। जब इसको थोड़ा सी एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किस में चला जाता है, 2p। जब 2s का इलेक्ट्रॉन 2p कहाँ पर, एक्साइटेड स्टेट में, तब यहाँ पर अब हम बताएंगे हिसाब कि भाई अब तो हमें 2 अनपेयर्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। और जैसे कि बेरिलियम का आपको एग्जांपल दिया तो इसकी कोवैलेंसी 2 के साथ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कह रहे हैं BeCl2। इसको कैसे बनाएंगे बताओ, बेरिलियम है, कौन से पीरियड का है, सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर, कौन से भाई, सेकेंड है। आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन 7th ए ग्रुप का है, आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। ये एक और चाहता है, इनके पास तो इनको तो बहुत चाहते हैं, लेकिन भाई जितना इलेक्ट्रॉन है उतनी शेयरिंग कर सकते हो, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्लोरीन आता है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन को तो बचा के रखता है, ठीक है, ऐसे
ऐसे, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। तो जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे Be, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे यहाँ पर BeCl। हालांकि यहाँ पर बेरिलियम के टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे 4 ही होगा, लेकिन उसमें हम कर क्या सकते हैं भाई, आपको इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले हो तो जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी शेयरिंग करोगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम 4, जितना इलेक्ट्रॉन उसका डबल तक पहुंचा सकते हो अगर सभी इलेक्ट्रॉन का आप वहां पर शेयरिंग करते हो। इनके पास 2 ही था, 2 से डबल किए तो 4 तक पहुंच गए, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो भले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात आती है तब बताओगे बेरिलियम 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो कैसे बना रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसके पास क्या हो जाता है, कोवेलेंसी 2 होती है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर कार्बन। कार्बन के बारे में आपको पता है, पूरा ऑर्गेनिक तो कार्बन से ही चल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कार्बन के पास 6 है, तो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या सबको दूसरे सेल की है, मतलब जो आखिरी सेल है, सेकेंड पीरियड का है तो आखिरी। यहाँ पर 2s2 2p6 है। अगर हम ऐसा नॉर्मली देखते हैं ग्राउंड स्टेट में, s तो भरा है, 2s2 है, 2p है, यहाँ पर 2p2 है, तो यहाँ पर 1 और 2। तो ग्राउंड स्टेट में केवल 2 हमें अनपेयर्ड दिख रहा है। तो सवाल है क्या इसकी कोवेलेंसी 2? नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं करना, सेकेंड पीरियड के लोग हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अभी इनका एक्साइटेड स्टेट देखना है। जब एक्साइटेड स्टेट आएगा तो इसको एनर्जी मिलेगी, क्या मिल जाती है भाई इसको, एनर्जी। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन वो जम करके कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर खाली p ऑर्बिटल्स में जाएगा। और जब उसमें चला गया तो आप देख रहे हैं इसमें भी एक बचेगा, एक और यहाँ पर एक, तो 1 2 3 4 टोटल एक्साइटेड स्टेट में हम कहेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंसी इसकी 4 हो जाएगी। और कोवेलेंसी 4 है तो इसलिए आपको पता है कि कार्बन हमेशा जहां कहीं पर भी देखते हैं कितने बॉन्ड बनाता है, 4, क्योंकि आखिरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 और 2, 4 है, और कितने की जरूरत है, 4 की जरूरत है। तो मैंने कहा कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा उतने और इलेक्ट्रॉन का उसको फायदा मिलता है। तो 4 था, 4 की शेयरिंग है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया। अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर CH4 का ही देखें, अपने 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, उसको पता है कि इससे जुड़ने के लिए कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर जाता है, हाइड्रोजन को बुलाता है, उसके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा लेता है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो कार्बन की क्या हो जाएगी, ये घेरा इनका ऐसे सर्किल इनका बनाते हैं, ये हो जाता है। और आपको बताया यहाँ पर 4 थे, चारों की शेयरिंग है, कार्बन के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, तो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, 4, ठीक है। टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना करके तैयार करता है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाती है, 4। तो ये आपने देखा, अगर हम केवल ग्राउंड स्टेट में देखते तो हम 2 बताते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सेकंड पीरियड के लोग हैं तो उनका एक्साइटेड स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो, नहीं तो नॉर्मली आपको बताया, एक लाइन आपको पता है कितने बॉन्ड बना सकता है कोवेलेंट वाला, वो इसकी कोवेलेंसी। चलो यहाँ पर नाइट्रोजन को भी चेक करते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात आती है तो यहाँ पर क्या बताता है हमें, नाइट्रोजन के पास आपको पता है टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले सेल में तो 2 चला गया, दूसरे सेल में कितने पहुंच रहे हैं, 5, जिसमें से 2s2 2p3, s2 तो भरा है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है अगर आप इसका एक्साइटेड स्टेट लाते तब भी यहाँ पर किसी में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तब भी आपको 3 ही मिलते हैं। तो अब यहाँ पर कोई एक्साइटेड स्टेट से बिना एक्साइटेड स्टेट के भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। जैसे अगर हम बात करते हैं NCl3 की बात करते हैं, NCl3 यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन आया, ठीक, इसके पास 3 क्लोरीन आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इतना आपको पता चले एक लोन पेयर, ठीक है, 3 हो जाता है। अच्छा, कभी कभार हमसे पूछ लेता है मैक्सिमम, अगर मान लेते कोई और आ जाता है उसको कोऑर्डिनेट कर देता तो उसको भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट कर दिया जाता है। इसलिए अगर हमसे कभी पूछा जाए नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी, तो एक्चुअली नाइट्रोजन की वैसे कोवेलेंट बॉन्ड तो 3 ही बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर इसको और बनाना होगा किसी के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसलिए अगर मैक्सिमम कभी पूछा जाता है तो हम 4 बोल सकते हैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी वहां पर मान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, यहाँ पर NH4+, क्योंकि यहाँ पर नहीं, जब हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फैमिली, वहां पर आपको दिखता है मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 तक जा सकती है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाते हैं, ये अमोनिया था, एक H+ आया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक H+ के साथ हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। अब अगर हमने यहाँ पर पूछा कि कोवेलेंसी कितनी हो जाती है, अब इस कंडीशन में इसकी कोवेलेंसी को 4 ही कह दिया जाता है, ठीक। तो ओवरऑल आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्चुअली में वो क्या हो जाता है, एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है, इनका ही टाइप होता है। बस यहाँ पर जो शेयरिंग यहाँ पर भी होती है, लेकिन शेयरिंग केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा केवल उसको एक्सेप्ट कर रहा है,
इसलिए अगर नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कभी हमसे पूछी जाए तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बताओगे 4 हो सकती है। कोवैलेंट बॉन्ड तो 3 ही बनाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अगर बना लिया तो कह सकते हैं 4 हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रहे कि मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको बताया, और इस बात का हमेशा याद रखना कि सेकेंड पीरियड के जो लोग हैं, सेकेंड पीरियड के जो लोग हैं वो मैक्सिमम अगर कोई कोवैलेंसी रख सकते हैं जैसे तैसे करके 4 रख सकते हैं। मैक्सिमम अगर कोई पहुंचा तो 4 कोवैलेंसी उसकी हो सकती है, अगर 4 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। इस बात का याद रखना। क्यों? क्योंकि पढ़ाते समय कई बार मैंने आपको बताया है वहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह में सब जगह कि जो सेकेंड पीरियड के लोग हैं ना, सेकेंड पीरियड के लोग हैं, जैसे यहाँ पर है पहला शेल न्यूक्लियस, पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ऐसा कुछ होता है। जो फर्स्ट पीरियड में लोग आते हैं जैसे हाइड्रोजन और लिथियम, उनके पास केवल एक ही शेल होता है, और एक शेल तो कितने सब शेल, केवल एस नाम का, ये पहला वाला, इसको 1s कहते हैं। जो दूसरे शेल में है उसके पास 2, एक एस होगा और एक पी हो जाता है दूसरे में, तो यहाँ पर मतलब 2s 2p। और जो तीसरे में पहुंचेगा तो वहां पर एस भी मिलेगा, पी भी मिलेगा और डी भी मिलेगा, मतलब 3s 3p और 3d। जो चौथे में जाएगा 4s 4p 4d और 4f आ जाता है। और अब आपको पता है कि किसी भी एटम के पास, किसी भी एलिमेंट के पास पीरियोडिक टेबल में कितने टोटल सेल हैं, हम कैसे पता कर लेंगे? उनका पीरियड नंबर। अगर मैं कह रहा हूं कि पहले पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम, तो उनके पास केवल एक शेल है, मतलब केवल एक सबशेल इस नाम का है। अगर मैं कहता हूं कि इनके पास क्या हो जाता है, ये सेकेंड पीरियड के लोग हैं, तो सेकेंड पीरियड के लोग मतलब उनके पास केवल ये 2 होगा। ये सेकेंड पीरियड के लोगों की बात हो रही भाई, ऐसे। और सेकेंड पीरियड के लोगों के पास आपको दिख रहा है केवल एस और पी ऑर्बिटल्स ही पाया जा रहा है। और एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है बताओ? एस में बताओगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में 6। बताओ, जब इनके पास केवल सेकेंड वाले के पास केवल एस और पी ही पाया जा रहा है आखिरी शेल में, सेकेंड वाले में, तो एस तो मैक्सिमम 2 लेकर के भर जाएगा और पी वाला 6 लेकर के भर जाता है, तो टोटल 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। और 8 से ज्यादा कभी नहीं रख सकते। और आपको पता अगर 4 बॉन्ड है बना रहा कोई, तो 4 बॉन्ड बना रहा मतलब 4 दूनी 8, और टोटल उसके पास कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए आपको यहाँ पर बताया गया सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट्स 4 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है, या फिर कह सकते हैं कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं रखता है। और इसके आगे के अगर लोग हमें मिलेंगे तो उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। कैसे देखना? क्योंकि अगर वो अपना एस भर देंगे, मान लेते हैं सेकेंड के आगे जाते हैं, तो एस में 2 रखा, पी में 6, बताओ 6 2 8 हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी डी खाली पड़ा है, तो डी अभी 10 इलेक्ट्रॉनों को अगर चाहे तो और ले सकता है। इसीलिए क्या हो जाता है कि सेकेंड पीरियड का ऐसे बहुत जगह इसका यूज होता है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख सकता आखिरी शेल में? क्योंकि इसके पास आखिरी शेल में केवल 2 ही सब शेल है, एस और पी, डी नहीं पाया जाता। इसके बाद के कोई भी आप देखोगे यहाँ पर और जाओगे, हर जगह डी होगा, और डी है तो वहां पर उस डी का यूज करके वो 8 से भी ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा तो रख सकता है, मतलब 4 से भी ज्यादा कोवैलेंसी रखना चाहेगा तो रख सकता है। ठीक है, तो अगर कल को ऐसा पूछा जाए सेकेंड पीरियड के लोगों की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी? 4। सेकेंड पीरियड के लोग अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखेंगे अपने आखिरी शेल में तो कितना रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर ऐसा पूछा जाए क्यों 8 ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा पाते, क्योंकि आपके पास एक लाइन होगी, क्योंकि सेकेंड पीरियड वाले लोगों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं पाया जाता है। ना समझ में? वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट, इसकी वजह से वहां पर नहीं। तो ये आपको यहां पर बताया गया। तो चलो अब यहां पर नोट करके कहते हैं एनी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट मेक मैक्सिमम 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, कैन मेक मैक्सिमम 4 कोवैलेंट बॉन्ड एंड कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। आखिरी शेल में मैक्सिमम रख सकते हैं तो 8 रख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वाले पीरियड के पास केवल 2 ही शेल होते हैं, पहला और दूसरा, तो आखिरी में 2 ही हो सकता है। तो अब आपको यहां पर कहता है कि लेकिन अगर सेकेंड पीरियड के आगे के लोगों की बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा? बियॉन्ड द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, तो क्या होने वाला है? कह रहा है बियॉन्ड द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अगर हम सेकेंड पीरियड के आगे चले, अभी यहां पर आपको बताया सेकेंड पीरियड के आगे जाओ तो डी आने लगते हैं, डी आने लगा तो उसके लिए अब आपको यहां पर यह कहता है कि अगर सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट्स है तो हम उसके ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसके एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जितने एक्साइटेड स्टेट बन सकते हैं उतने एक्साइटेड स्टेट हम देखेंगे, और जितने मैक्सिमम हमें वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल सकते हैं हम कहीं उतनी वो कोवैलेंसीज रख सकता है। चलो यहां पर देखते हैं। फॉर द एलिमेंट बियॉन्ड द सेकेंड पीरियड कोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड और एक्साइटेड दोनों में चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर फास्फोरस की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, आखिरी शेल में 5 ही होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ठीक है तीसरे पीरियड का है ना, थर्ड पीरियड नाइट्रोजन के नीचे है, तो 1s 2
2s2 2p6, पहला दूसरा। अब तीसरे में आते हैं, तीसरे में कितना मिल रहा है 3s2 3p5, इसका आखिरी शेल तीसरा शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। हम जब ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो आपको मिलेगा कितना यहाँ पर, आप देखो इन्हीं का देखना, पूरा मैटर इन्हीं पे है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले मास उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं कि बॉन्ड बनाना ऑक्टेट कंप्लीट से कोई मतलब नहीं, जो आखिरी में है वही परेशान है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चाहते हैं 8 पूरा करना, तो यही पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो बता कि हमारा 3s2 है और यहाँ पर 3p3 है, एस में तो दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 3p3 में जाते हैं तो आपको पता है 1 2 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाती है 3। और यहाँ पर इसे एग्जाम्पल की बात करते हैं PCl3 PH3, PCl3 की बात करते हैं फास्फोरस है, ठीक है, 3 क्लोरीन के पास अगर जाएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वहाँ पर 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देगा और अपने एक लोन पे इलेक्ट्रॉन को बचा करके रख लेता है। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, क्लोरीन ने भी अपना एक एक दिया यहाँ पर, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या हो जाता है क्लोरीन के पास और कितने 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें फास्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉनों को काउंट करें 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास, और क्लोरीन के पास भी देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे एग्जांपल्स बता रहे हैं हाँ भाई ये 3 बॉन्ड भी बनाता है, मतलब इसकी कोवैलेंसी 3 भी हमें देखने को मिलती। फिर एक्साइटेड स्टेट में चलते हैं, जो हम क्या करते हैं एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं वहां पर एनर्जी देते हैं। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इसका जंप करेगा, अब जंप करके खाली ऑर्बिटल में जाएगा, कहाँ पर खाली ऑर्बिटल, कह रहा है पी में तो कोई नहीं खाली दिख रहा है, और आपको पता है अगर हम थर्ड वाले शेल पे पहुंच गए तो 3s भी होगा 3p भी होगा, पूरा 3d खाली पड़ा हुआ है, तो यहां से वो जंप करके कहां पर चला जाएगा, कहेगा पहले खाली वाले में पहुंचते हैं, तो 3d में जंप कर गया। और यही चीज नाइट्रोजन के पास नहीं थी, नाइट्रोजन के पास केवल 2s2 2p3 था, d नहीं था, तो हम जंप करा के कहां पर भेजते उसको, लेकिन इनके पास ऑप्शन है भाई अगर जंप कराओगे तो 5d ऑर्बिटल्स खाली पड़े वहां पर चले जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए जब एक्साइटेड स्टेट आता है तो जंप करके यहाँ पर गया तो आप देखेंगे 1 2 3 4 और इस जगह है 5, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 5, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी 5। तो फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 भी देखने को मिलेगी और 5 भी देखने को मिलती है। और 5 की बात आती है मतलब फास्फोरस अपने 5 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया ऐसे और आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, और यहाँ पर अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन का यूज करके बॉन्ड बनाता है तब आप बताओ कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल में आपको देखने को मिलता है। अब 10 इलेक्ट्रॉन आपको बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाता है सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल होता है, ऑक्टेट के ऊपर भी निकल लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पास क्या पड़ा है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, मना नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ शेयरिंग करेंगे, यहाँ पर कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत, हमारे पास डी ऑर्बिटल में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप हमसे हम क्या करते हैं बियॉन्ड द ऑक्टेट अगर बनाना चाहता है कोई बॉन्ड तो उसको मना नहीं करता, बना लेता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की पूरी जगह है। लेकिन सेकंड पीरियड वाले लोगों के पास ऐसा नहीं है, डी है नहीं, अगर डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो 8 से ज्यादा रख ही नहीं सकते। मान लेते अगर यहाँ पर भी डी नहीं होता, ये भी कहाँ पर 8 पे रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है तीसरा शेल है, तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, तो डी है, तो इसका यूज करके अगर ये नहीं होता बताओ क्या यहाँ पर जम करके जाता, क्या अनपेड 5 हो पाते, नहीं, अनपेड हमेशा 3 ही रह पाते। तो इसलिए यहाँ पर डी का फायदा उठा रहे भाई थर्ड पीरियड वाले, सेकेंड पीरियड वालों को ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपको बताया गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे पाया जा रहा है। वैसे ऑक्सीजन से पूछा जाए तो ऑक्सीजन 6 होता है, 2 बॉन्ड बना के अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता था। अब यहाँ पर सल्फर के पास आते हैं, सल्फर के पास अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 ये भरा, तीसरे में दिक्कत हो रही है, 3s2 3p4 डी वाला खाली पड़ा है। अगर हम ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास। तो कोवैलेंसी इसकी कितनी 2 भी हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे यहाँ पर आपको बताया गया H2S सेंट्रल एटम सल्फर है, ठीक, आखिरी शेल में 8 है, 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसा बॉन्ड बनाएगा ये और अपने बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को इसे बचा लेगा, तो बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, कोवैलेंसी 2 कोवैलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है, H2S बन जाता है ग्राउंड स्टेट में। फिर अपने का एक काम करते हैं एनर्जी देते भाई इसको भी, जब एनर्जी देंगे इसका P वाला जम करके इसमें डी में चला गया, हमने कहा अब चेक करो, अब यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 4 हो जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमने कहा इसने 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया है, तो कहेंगे भाई तो ये कोवैलेंसी 4, ये 4 बॉन्ड भी बनाता हो, कहा गया हाँ बनाता तो है, SF4 नाम का जो कंपाउंड है। यहाँ पर अगर सल्फर को देखते हैं तो यहाँ पर आप बताओगे 4, यहाँ पर क्या हो जाता है फ्लोरीन इससे जुड़ जाते हैं,
और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक लोन पेयर। तो हो गया यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4। कहा गया अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आखिरी शेल मतलब तीसरे शेल में कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कभी यस में पेयर था, कहा गया एक काम करो फिर से एनर्जी दे इसको। ये पहला था एक्साइटेड, ये सेकंड वाला, फिर अब ये जंप करेंगे, जंप कर रहे कह रहे कहाँ जाएं, पी में खाली नहीं कोई, ठीक, वो खाली ऑर्बिटल, टोटल खाली ऑर्बिटल हो रहा है। तब कहेगा चलो डी में चलते हैं। जब डी में गया तो अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6, और यहाँ पर SF6 बन जाता है। क्या हो जाता है, SF6 आ जाता है। यहाँ पर सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन भाई, 3 2 5 1 6, आखिरी सेल में 6 था, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 के 6 यहाँ पर, तो उसका जस्ट डबल हो जाता है। तो हमने क्या सीखा, सेकेंड पीरियड के लोग बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो 4, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं बना सकते, उनकी लिमिट है वैकेंडी ऑर्बिटल एब्सेंट है। और अगर उसके बाद के जितने भी लोग अगर वो चाहें तो 4 या फिर 4 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। तो हम पढ़ रहे थे कोवैलेंसी, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है तो सबसे पहले कोवैलेंसी के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलो अगर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता है, अगर डी ऑर्बिटल का यूज एक्साइटेशन में हो रहा हो, अगर डी ऑर्बिटल का यूज एक्साइटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में जा रहा है, उस कंडीशन में एलिमेंट्स 4 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 से भी ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। और इस कंडीशन को सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स और हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सुपर ऑक्टेट या फिर हाइपर, सुपर ऑक्टेट भाई 8 से बाहर निकल रहा है, 8 से ज्यादा रख रहे हम कहेंगे तो इसका मतलब सुपर ऑक्टेट हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन से पूछा जाए तुम केवल NCl3 बना पाते हो बट नॉट NCl5, NCl5 अगर बनाते तब तो तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाता आखिरी शेल में। और क्या ऐसा कभी वो रख सकते नहीं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। वही अगर हमने फास्फोरस से पूछा, कह रहे मैं PCl3 भी बना रहा हूँ, नाइट्रोजन के नीचे पाया जा रहा हूँ, और PCl5 भी बना लेता हूँ, लेकिन कहा गया भाई तुम्हारी बात अलग है ना, तुम्हारे पास तो d ऑर्बिटल का सपोर्ट है, तुम चाहे 3 बनाओ चाहे 5 बनाओ। लेकिन नाइट्रोजन को ऐसा नहीं है कि हम केवल 3 ही बना सकते हैं, 10 वहां पर 5 नहीं बना सकते, नहीं तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। सेकेंड पीरियड की कोवैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, उसका रीजन आपको बता। चलो अब कोवैलेंट बॉन्ड बना, कोवैलेंट कंपाउंड्स बने, और याद रखना कि बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, लेकिन अगर ये एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है और ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स को अगर करीब लाना है तो उसके लिए जिम्मेदार वैन डर वाल्स फोर्स है। कौन है, वैन डर वाल्स फोर्स। और उस वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से क्या होगा, देखो बॉन्ड बनना एक एक एटम के बीच में एक अलग है, एक एक एटम के बीच में बॉन्ड बन करके एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ, एक एक एटम के बीच में बॉन्ड बन के एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ। अब इन मॉलिक्यूल्स को अगर एक दूसरे के करीब लाना है तो मेनली ज्यादातर जो फोर्स होता है इनको करीब लाता है वो कौन से होते हैं, वहां पर कोवैलेंट, वहां पर वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वीक होता है। इसलिए याद रखना कि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा करीब नहीं मिलते, ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड्स हमें गैसियस फॉर्म में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी, कुछ लिक्विड फॉर्म में देखने को, कुछ मिलते हैं सॉलिड फॉर्म, लेकिन बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो चलो इसकी फिजिकल स्टेट में क्या क्या हमें पढ़ना है वो देखते हैं। तो आपको कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स में फिजिकल स्टेट, कह रहे बेसिक यूनिट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। इनकी एक यूनिट, जैसे मान लेते हैं यहां पर एक H2S है, एक कोवैलेंट कंपाउंड, एक दूसरा H2S है, ये एक मॉलिक्यूल है, इनको करीब लाने का काम, पूरी जिम्मेदारी किसको दिया गया, वैन डर वाल्स फोर्स को, ठीक, यही बात आपको कह रहा है। शो, और ये बहुत वीक होता है, शो मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस, ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड आपको गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। सम आर लिक्विड, कुछ थोड़ा बहुत आपको लिक्विड्स, एंड वेरी फ्यू, बहुत ही कम आपको सॉफ्ट सबलाइम सॉलिड, बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। फिर कहा गया कि अच्छा बताओ जो बहुत ही सॉफ्ट है या तो गैसियस फॉर्म में है, थोड़ा बहुत लिक्विड फॉर्म में है, तो उनका मेल्टिंग और पॉलिंग पॉइंट्स क्या होगा, ज्यादा कि कम। पहले से क्या हो जाता है कि ज्यादातर वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब ही नहीं आ रहे हैं, तो उनको मेल्ट कराने, बॉयल कराने हमें कहाँ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए याद रखना यहाँ पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा लो होते हैं। बताया गया वेरी लो ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्स वैन डर वाल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। देखो अगर एक बात मैं बताऊं,
ऐसा नॉर्मली बात किया जा रहा था। नहीं तो आपको पता है कि अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट वो भी एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। डायमंड जिसको कहते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, वो भी एक कोवैलेंट कंपाउंड। लेकिन अगर उसके लिए हम कहते हैं कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, क्या बोलते हैं उसको? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है लेकिन एक पूरा एक नेटवर्क रहता है, पूरा जाल रहता है जिसकी वजह से बहुत ही ठोस बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल जब उनको ऐसा फोर्स करके बोला जाएगा कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, तब वहां पर हम डायमंड्स, ग्रेफाइट इन सबको भी याद करेंगे। नहीं तो नॉर्मली कहा जाएगा, हम कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसके बहुत कम होते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर कहा जाए डायमंड, हम कहेंगे हाँ डायमंड मानते हैं कि डायमंड एक कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हुए भी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है, बहुत कठोर होता है, ठीक है। लेकिन वो स्पेशल केसेस है, वो एक नेटवर्क सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली बात करें तो जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात करें कोवैलेंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, कहीं ये भी क्या कर सकते हैं वहां पर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शंस करा पाएंगे कि नहीं। आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स में भी ये सारी चीजें मैंने बताई थी। और आयनिक कंपाउंड्स के केस में मैंने आपको बताया था वहां पर क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड होते थे, ब्रिटल नेचर के होते, क्रिस्टल लैटिस होते थे। आयनिक में तो बताया था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होती है क्योंकि वहां पर आयनिक बॉन्ड्स पाया जा रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर पाया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत करीब आते थे। अब यहाँ पर फिर मैंने वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शंस की बात की थी और कहा था कि अगर कोई सॉलिड फॉर्म में कोई हमारा आयनिक कंपाउंड्स है तो वहां पर फ्री आयंस नहीं होते, और जब फ्री आयंस नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शंस नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर उसका हम लिक्विड और या फिर क्या करते थे मोल्टन फॉर्म लेते थे, अच्छा खासा फ्री आयन होता था, मास में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता था। लेकिन अब वही हम बात करें कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड कहता है इन सबसे कुछ नहीं, कहता चाहे जिस स्टेट में उठा दो, ठीक है, ये वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन एक जगह एक्सेप्शन होता है, अगर आपको याद होगा वो कौन है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भले कोवैलेंट कंपाउंड होता है, उसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है, उसके लेयर स्ट्रक्चर के बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब वहां पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। तो ये ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन का केस है। इसके अलावा अगर कभी बोला जाए तो बताना कि नहीं कोवैलेंट कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, वही आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। किसको छोड़ करके, बस इनको एक लोग को छोड़ दो, इसके अलावा सब नॉन कंडक्टर। विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द लेयर्स। ये ग्रेफाइट के बारे में बता रहा था, क्यों वो कर जाता है, इसके अलावा कोई नहीं कर पाता। फिर नेचर ऑफ बॉन्ड्स, आपको पता है जब मैं आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहा था मैंने कहा तो वो नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन में फिक्स नहीं होता। तभी कभी हमने किसी आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये नहीं बताया कि वो कैसा होगा, उसका हाइब्रिडेशन कैसा होगा, उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म पाया, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। इसलिए आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा पढ़ करके वहां पर खत्म कर दिए, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड लंबा चलेगा, वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट वहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको बताया गया यहाँ पर नेचर ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स इज डायरेक्शनल in nature, that is why covalent compounds have definite geometry and show hybridization and isomerism, ठीक है। इसीलिए वहां पर हम आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट, सारी चीजें कहां पर देखते हैं, यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड। डायरेक्शनल बॉन्ड मतलब फिक्स होता है, इतने एंगल पे होगा, इतने इस एक्सिस पे होगा, वो सारी चीजें फिक्स है। जब फिक्स है तो ज्योमेट्री फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पर सारी चीजें देखी जाती है। चलो, ये तो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब सवाल आता है कि क्या कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत पोलर नेचर आएगा, पोलैरिटीज आएगी? तो देखना यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हो जाते हैं जिनके पास अपनी काम भर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वही एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते थे। अब कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड याद रखना कि अगर सेम टाइप के एटम, दो एटम है दोनों सेम थे, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, सेम थी। और वहां पर जो पोलैरिटी आती है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कोवैलेंट बॉन्ड बना फिर इलेक्ट्रॉन किसी एक के द्वारा खींचा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस अगर खींच रहा है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अगर कोई खींच रहा है, जिन दो लोगों के बीच में बना है इलेक्ट्रॉन की इधर उधर खींच रहा है, तो पोलैरिटी आएगी। खींचातानी होगी इलेक्ट्रॉनों की तो पोलैरिटी आएगी। अगर खींचातानी नहीं हो रही तो पोलैरिटी नहीं आने वाली। तो सवाल है कब खींचातानी होगी, इलेक्ट्रॉन को कब खींचा जाएगा, ढकेला जाएगा, ये कब होगा? जब दो अलग अलग लोगों, दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड्स बनेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ बॉन्ड की पोलैरिटी देखने को मिलेगी। और अगर सेम एटम में बताओ, अगर दो सेम पावर के साथ किसी चीज को खींचा जाए और अपोजिट डायरेक्शन में खींची जाए, क्या वो किसी तरफ शिफ्ट होगा? नहीं होगा। इसीलिए याद रखना कि अगर पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात आए तो याद रखना जब सेम टाइप के एटम के बीच में बॉन्ड बनता है
तो वो नॉन पोलर बॉन्ड कहा जाता है। जब दो डिफरेंट टाइप के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आया समझ में? तो चलो देखते हैं यहां पर इसको। पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करता है, कहता है फॉर्म्स बिटवीन टू लाइक एटम्स। नॉन पोलर मतलब कोई पोलरिटी नहीं। कब? बिटवीन लाइक एटम्स। जैसे ए का ए के साथ बना दिया, बताओ जितना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इनके पास, उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इनके पास। ना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ना इधर खींचेगा, बीचों बीच रहेगा, और बीचों बीच रहेगा तो कोई भी पोलैरिटी नहीं। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन का ही अगर किसी एक तरफ इधर उधर शिफ्ट होने लगे ना, इधर उधर खींचने लगे, ढकेलने लगे कोई, तब उसकी वजह से पोलैरिटी आता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल, भाई दो लोग सेम है, कहाँ से आ पाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल से नहीं हो पाएगा, NO2 सेम एटम नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर HH की बात की, H2O2, वैसे क्या हो जाता है अगर H2O2 केवल ऐसा बोला जाता है H2O2, याद रखने पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल H सेम एटम की बात करें, HH की वजह से कोई पोलरिटी नहीं आता। हाँ, ये दो अलग लोग हैं, इनकी वजह से पोलरिटी आएगा, तो इसलिए इसको याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन करेगा तो इसको हटा ही देना। ठीक है, सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो वहां पर पोलरिटी जीरो होगी, मतलब नॉन पोलर होगा। तो चलो, तो पोलर कौन होगा? अब समझते हैं इसको, पोलर कौन होगा? जब कभी दो ऐसे लोगों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स हैविंग द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर दो अलग लोग हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अब मान लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ए और बी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना था। ठीक है, अब यहां पर बी को हमने देखा, इनका नेचर क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये हो जाता है कि शेयरिंग के पेयर, शेयरिंग के कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है, शेयरिंग या फिर कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो खींचने की एबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि हमने जब इन दोनों को देखा, देखो बॉन्ड बनने का तरीका सेम था, कोई कुछ नहीं, इन्होंने जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना इलेक्ट्रॉन बी ने भी दिया, सेम इलेक्ट्रॉन दिया गया दोनों के द्वारा। लेकिन जब बॉन्ड बन गया तो पता चला, अब नेचर पता चला ना, ये तो होता है बॉन्ड बना लिया गया किसी के साथ। अब बाद में पता चलता, शुरू में तो ये रहता है नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है साथ साथ रहेंगे, कोई यहाँ पर खींचातानी नहीं होगी। लेकिन तो बॉन्ड बनने के बाद पता चलता है कि क्या खींचातानी हो रही। ठीक है, तब ये कह रहे नहीं देखो इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ रहेगा। अब पता चला था ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन का इसके पास चला जाएगा टोटली, नहीं, बस वो क्या हो जाता है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, बस इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं अभी। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ खिंचा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट चार्ज तब आता है जब पूरा पूरा बॉन्ड टूट जाए, और जब इलेक्ट्रॉन केवल शिफ्ट हो रहा है तो हम कहेंगे उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और भाई जिसका खिंचा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जो खींचा है नेगेटिव चार्ज, जिसका खींचा है उसके ऊपर पॉजिटिव। ये क्यों पॉजिटिव रख लिया, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव थे और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने खींच लिया। ऐसे अगर एच एफ की बात करते हैं, एच और एफ की बात करते हैं, तो क्या करेगा, एफ के पास आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, बॉन्ड बना करके इलेक्ट्रॉन खींच लिया, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, ऐसे अगर क्लोरीन और कार्बन के बीच की बात करते हैं, क्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसके बाद अच्छा खासा इसका खींच लेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे कार्बन डबल और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें वहां पर चलती रहती है, आ समझ में। तो अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में है तो हमेशा पोलर बॉन्ड ही होगा। ठीक है, अभी केवल बॉन्ड पे चर्चा हो रही है, अभी आगे चल के कंपाउंड होगा, आपसे बोला जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड टोटली वो नॉन पोलर है कंपाउंड की पोलर है। तो दो चीजें होती है, किसी भी कंपाउंड्स को बनाने के लिए उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स पाए जाएंगे, हो सकता है वो बॉन्ड पोलर हो, लेकिन ओवरऑल नेट जो कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर होगा। जैसे कि अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जैसे अभी आपने देखा कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर, इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन एक कंपाउंड हो जाता है CCl4, क्या हो जाता है, CCl4, ये इनके बीच में पोलर बॉन्ड पाया जा रहा है, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। लेकिन नेट जब इससे पूछा जाएगा ओवरऑल ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नेट कंपाउंड के लिए आप बताओगे नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नॉन पोलर। तो कंपाउंड हमारा नॉन पोलर, हाँ इनके बीच में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो पोलर है, लेकिन नेट नॉन पोलर। कैसे, क्या सारी चीज़, यही तो पढ़ना है यहाँ पर, एक एक चीज़ है। मैंने कहा कोवैलेंट बॉन्ड्स में ही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो अभी तो मैंने आपको बताया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्लियर हुआ। तो आगे देखते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी।
अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, पानी में घोलना है, उसको सॉल्युबल करना है या फिर कहीं पर घोलते हैं, तो सॉल्युबिलिटी के लिए याद रखना कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं भाई हमें बचपन से सिखाया गया एक रूल, हम उसी रूल्स को फॉलो करते हैं। वो रूल क्या है? कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। आगे इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं जो जिस नेचर का होगा उसी नेचर में ही डिजोल्व होगा। मतलब अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड्स है तो नॉन पोलर में घुलना पसंद करेगा, अगर कोई पोलर कंपाउंड जिसके ऊपर पोलैरिटी आती है तो वो क्या करेगा? पोलर में घुलना पसंद करेगा। जैसे एग्जांपल्स की बात करता हूं यहां पर, पहले यहां पर इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। कहते हैं लाइक कोवेलेंट कंपाउंड फॉलो द सॉल्युबिलिटी रूल्स। कहते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया वही सीखेंगे, वही रूल्स फॉलो करेंगे। वो क्या होता है? लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब मींस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड अगर पोलैरिटी है उस कोवेलेंट कंपाउंड के पास तो कहेगा हम तो पोलर वाले सॉल्वेंट में घुलेंगे। एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ओनली। अब जैसे HCl की बात करते हैं, ठीक है, HCl के बारे में आपको बता दूं, H और Cl केवल और ज्यादा कोई है नहीं, इसमें नेट आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगा। ये एक पोलर कंपाउंड है। क्या हो जाता है? पोलर कंपाउंड है। इनको अगर हम क्या करते हैं पता है? वाटर में डाल दे। किस में डाल देते हैं? वाटर में। इसमें सॉल्युबल घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घुल गया। क्योंकि वाटर आपको पता है क्या है? बताओ, ये तो पोलर सॉल्वेंट है, बहुत फेमस है, पोलर सॉल्वेंट है। फिर HCl को हमने कहा काम करो बेंजीन में घुलोगे क्या? किसमें? बेंजीन में। कह रहे नहीं, बेंजीन में नहीं घुलेंगे। कह रहे कि देखो मैं पोलर हूं, बेंजीन आपको नहीं पता तो आगे मैं आपको बताऊंगी, ये नॉन पोलर हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। जब इसमें अगर हम HCl को घोलेंगे तो इसमें इनसॉल्युबल हो जाता है। इसमें मस्त में अच्छा खासा एक मोस्ट आप बताएंगे स्ट्रॉन्ग क्लोराइड्स की तरह पानी में घुल जाता है, लेकिन इसमें घुलने को लगा थोड़ा सा भी नहीं घुला। तो ये क्योंकि ये पोलर था। ऐसे Br2 के बारे में आपको बता दूं, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बना है तो आपको पता है ये नॉन पोलर है। क्या भाई? नॉन पोलर। अब इसको भी अगर हम क्या करते हैं, वहां पर एक कंपाउंड है CCl4 और यहां पर भले आपको लग रहा है कार्बन क्लोरीन अलग अलग हो, लेकिन नेट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये एक नॉन पोलर हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर कहेंगे घुलोगे? कहते हैं हाँ, क्यों नहीं घुलेंगे, मस्त में घुल गया। फिर कहा कि काम करो पानी में घुलोगे क्या? कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसमें घुलने की बारी है। कहता नहीं, इसमें नहीं घुलेंगे, इनसॉल्युबल हो जाता है। तो ये चीजें हो जाती हैं कि आप देख रहे हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। पोलर है तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर बताया इनकी सॉल्युबिलिटी को लेकर के। चलिए आगे देखते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है फॉर्मल चार्ज। अगर कोई कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, आपको पता है, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कंपाउंड था, वो न्यूट्रल कंपाउंड था। कैसा था? न्यूट्रल। और उसमें कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे एटम्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स वहां पर हैं, लेकिन नेट हिसाब हमने देखा वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। तो सवाल आता है कि न्यूट्रल होने का मतलब पता है क्या? जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, तभी तो मिलकर न्यूट्रल होगा। तो अब उसमें जितने भी एटम्स हैं, आपको कहेगा एक काम करो, मुझे सभी एक एक एटम का फॉर्मल चार्ज बताओ। ओवरऑल भले वो न्यूट्रल है, एक एक के हिस्से में आखिर क्या क्या चार्ज आया होगा। ठीक है, वही चीज बताना क्या कहलाता है वहां पर? फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान देना है। आपकी बुक में ओजोन का एग्जाम्पल दिया गया है तो उसको समझते, उसके अलावा एक आध एग्जाम्पल मैं और आपको समझाऊंगा, तो उसको ध्यान देते हैं। यहाँ पर पहले फॉर्मल चार्ज क्या होता है उसको देखते हैं, फिर इसका क्या फॉर्मूला होगा, वो सारी चीजें। तो फॉर्मल चार्ज में आपको कहता है कि द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक molecules or ions may be defined as a difference between the number of valence electron of that atoms in the isolated or a free state and the number of electrons assigned to that atom the Lewis structures। ठीक है, it is expressed। ये सब जो आपको लिखा है, आप जब इसका फॉर्मूला देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या लिखना चाहता है वहां पर। देखो यहां पर आपको क्या कहता है कि फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, मतलब एक एक एटम के हिस्से में क्या चार्ज आता है, वही कहलाता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला आपको याद रखना है
कि जिस एटम का आपको फॉर्मल चार्ज बताना है उसका आपको ये बताना है कि उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। फिर माइनस उसके बाद नॉन बॉन्डिंग, उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं यूज हुए, जो नहीं यूज हुए उनके नंबर, इसलिए कहते हैं नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो बॉन्ड में नहीं यूज हुए हैं। फिर माइनस करके कहते हैं 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस करके फिर सब जो बॉन्डिंग की वजह से टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं उनके नंबर, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा तभी आपको वहां पर पता चलेगा ये क्या बताना चाहता है, इसको कैसे अप्लाई करना है ना। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर O3 का, किसका है, ओजोन का। अब ओजोन मॉलिक्यूल्स पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वैसे तो बेंड शेप होता है, ऐसे कुछ होता है। चलो इसको देखते हैं ये बॉन्ड कैसे बना। सारी चीज, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है। अगर इस किनारे वाले का देखें तो इसने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है सेंट्रल मेटल के साथ, सेंट्रल एटम के साथ जो यहाँ पर है बीच में। तो बताओगे यहाँ पर 2 का शेयरिंग किया तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इनका कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनके पास आते हैं, इनका भी तो 8 हो गया भाई। अगर हम यहाँ पर क्या करते, ऐसे ऐसे कर दिए, दोनों का 8 कंप्लीट हो गया। अब सोचते हैं इनका तो 8 कंप्लीट हो गया, अब ये कैसे इस तीसरे वाले को कैसे पकड़ेंगे। ये कह रहे देखो मैं अब कुछ भी हो जाए मैं 8 से ज़्यादा तो नहीं रह सकता हूँ, और तीसरा वाला कह रहे नहीं मुझे भी जोड़ लो। अब क्या करेगा बताए, कह रहे देखो बस इसका एक ही रास्ता बचता है कि तुम अपना कोई इलेक्ट्रॉन मत देना, मैं अपने लोन पेयर को तुम्हें डोनेट कर देता हूँ। कहा ठीक है जो भी कर पाओ कर दो। अब यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है, तब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन के तैयार हो जाए, जिससे कि इस ऑक्सीजन का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इसके साथ भी गिने जाएंगे और इनके साथ भी, और इनके पास आते हैं 2, 2, 4, 2, 6 और ये दोनों 8, तो सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम जब फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, इस पे आप देख रहे हो O3 के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, कोई भी नेगेटिव चार्ज या फिर कुछ भी नहीं चार्ज यहाँ पर लिखा गया। इसका मतलब यहाँ पर प्लस माइनस का हिसाब टोटली 0 हुआ होगा। अब हम इनके लिए बैलेंस फॉर्मल चार्ज का यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, फॉर्मल चार्ज का हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखना यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और जब फॉर्मल चार्ज लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अब बताते चलो। सबसे कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर एक एलिमेंट का अपना फिक्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का है, चाहे कभी भी कुछ भी हो, 6 एक ग्रुप का मेंबर है तो इसके आखिरी शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे यहाँ पर 6 लिख दिया, अब बताओ क्या करें। कह रहे कि नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब उन 6 इलेक्ट्रॉनों में से कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए। अब बताओ कि 6 के 6 कोई नहीं यूज हुआ यहाँ पर इसके लिए, तो ठीक है तो -6 कर दो, फिर से माइनस करके 1/2। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन मिले। अब बताओ यही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनको मिला है तो इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और काउंट किए जा रहे हैं, तो बताओगे तब ठीक है वही 2 रख दो, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब आपको पता है यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, तो -1, 6 -1 प्लस -6 कितना हो जाएगा, -7, तो हिसाब में कितना आ जाएगा, -1। तो इनके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आता है वो क्या जाता है, -1 का आता है। अब इनके पास आते हैं, इनका हिसाब करते हैं ना, फॉर्मल चार्ज। चलिए फॉर्मल चार्ज की अगर बात करते हैं यहां पर, तो आपको क्या बताता है, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के माइनस। अब देखना नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब बताओगे ये भी बॉन्ड में, ये भी बॉन्ड में हम काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि नॉन बॉन्डिंग में इसको रखेंगे। नॉन बॉन्डिंग के हिस्से में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हम कहेंगे भाई केवल 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग में आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ किया गया। अब उसके बाद क्या हो जाता है, नॉन बॉन्डिंग के बाद फिर माइनस चार्ज लगा दिया, फिर 1/2। अब कह रहे हैं बॉन्डिंग की वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग की वजह से ये भी बॉन्डिंग की वजह से 2, फिर 2, 4, 2, 6, ठीक है, ऐसे यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन बताया ना 2, 2, 4, 2, 6, तो बताओ कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब इसको जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5, तो 6 -5 आ जाएगा कितना भाई, +1। अब देख रहे हैं इनके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आया, +1। ये -1 लेके बैठे, ये +1 लेके बैठे। चलो इनका भी देख लेते हैं हिसाब। इनके ऊपर जब फॉर्मल चार्ज देखा जाएगा तो हम कहेंगे ठीक है देखते हैं। तो अब बताओ कि टोटल यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, इसके बाद का देखना है नॉन बॉन्डिंग, 2 और 2 4, 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड की वजह से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, यहाँ पर 4 आ जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर आएगा 2,
यहाँ पर -4 और -2 कितना आ जाएगा, 6 - 6 आ जाएगा 0, तो इनके ऊपर 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो कि ओवरऑल न्यूट्रल था, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन था उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 का आया। जो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था बीच में मिडिल में था, उसके ऊपर +1 आया। जो इस किनारे से जो डबल बॉन्ड से जुड़ा था उसके ऊपर 0 आ जाता है। ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया। कल को ऐसा कर सकता है, पता है क्या, ऐसे ओजोन मॉलिक्यूल लिख देगा और कहेगा यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। कहेगा कि जो यहाँ पर A, B, C आपको एटम्स के ऊपर नंबरिंग किया गया है, इनके फॉर्मल चार्ज क्रमशः रेस्पेक्टिवली क्या होंगे। तो अब आपको वहां पर क्या करना है कि सबका ऐसा आपको दे देगा, वहां पर ऐसा -1 +1 0 या फिर 0 +1 -, ऐसा कुछ भी करके दे देगा। क्योंकि फॉर्मूले के लिए उनको बहुत बड़ा वहां पर यूज करना पड़ेगा। चार ऑप्शन में फॉर्मूला आपसे पूछे हो सकता है, या फिर आपसे यहाँ पर फॉर्मल चार्ज के लिए ऐसा आपको कोई स्ट्रक्चर्स बना दे, हो सकता है मे भी ज्यादातर चांसेस ओजोन का ही दे दे। तो वहां पर आपको ABC ऐसा कर देगा, हर एक एटम के ऊपर नंबरिंग आपको बताना पड़ेगा। पता चला कैसे करना है, फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस करके नॉन बॉन्डिंग वैलेंस में फिर से -1/2, और यहाँ पर इस बार बॉन्डिंग, बॉन्ड की वजह से टोटल उसको कितना और इलेक्ट्रॉन मिला है, क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिससे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला। ऐसे यहाँ पर इसके लिए टोटल 2 2 4 2 6, ये भी तो गिना जाएगा इसके साथ बॉन्डिंग वाला, ये भी 2 2 4 ऐसे करना था। बताओ आया, क्लियर हुआ सबको। तो फॉर्मल चार्ज पे आपको ध्यान देना। अभी आगे चल के एक और फॉर्मल चार्ज मैं आपको बताऊंगा, जब कोई आयनिक स्पीसीज मिलेगा, खास करके ऑक्सीजन जैसे एटम्स होंगे और वहां पर कुछ माइनस चार्ज होगा, तो एक एटम के हिस्से में कितना माइनस आएगा, तो उसको लास्ट में बताएंगे। ये वाला सबको पहले ध्यान देना। हो गया इतना, आगे बढ़े। चलो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं अभी तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था उसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बन गया। वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जा रहा था, लेकिन समय के साथ वहां पर कॉन्सेप्ट बदलता रहता है। तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कहता है ये इलेक्ट्रॉन की कुछ म्यूचुअल शेयरिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा और एक टर्म लाते हैं जिसका नाम होगा यहाँ पर ऑर्बिटल। कहते हैं ऑर्बिटल का यहाँ पर पूरा खेला होता है। क्या होता है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आज के समय में अपने मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने का। और यहाँ पर आपको बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बताता है यहाँ पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक का चैप्टर, वहां पर भी आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में क्या बताता है, क्या सारी चीजें होती हैं, फिर इनके कॉन्सेप्ट को भी लेकर के चलते हैं। पहले तो यहाँ पर बताया गया दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लैंडन 1927 एंड डेवलप्ड फर्दर बाय पॉलिंग एंड अदर्स। ये चीज हो जाती है, लेकिन इनकी बात को अभी हम थ्योरी में नहीं, पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, फिर यहाँ पर देखते हैं। देखो होगा क्या, पहले इनका स्टेटमेंट सुनते हैं ना, उसके बाद तब मैं आपको उस स्टेटमेंट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनका ये कहना था, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि वो म्यूचुअल शेयरिंग कुछ नहीं होता है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है एक्चुअली में। कह रहे हैं जैसे ये एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, ऑर्बिटल में। कहां पर पाया जाता है, ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है एटम के पास शेल, सेल के पास सबशेल के पास ऑर्बिटल, और उसी में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इनका यह कहना था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटम का, अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का, और दोनों चाहते हैं पेयर होना। तो अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं, और करीब आते क्या कर जाते हैं, अपने ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्बिटल मान लेते हैं, ये एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये अपने ऑर्बिटल्स की क्या करते हैं, वहां पर ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग करके तब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इनका जो टर्म है ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस किया गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जिन दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, वहां पर ओवरलैप करते हैं, तब जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ऐसा वो बताते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इनके हिसाब से एक H है, दूसरा H है, ये जब H2 बना रहे हैं ना, इनके हिसाब से इनके पास 1s1 है, इनके पास 1s1 है, और ये जाकर के यहाँ पर इनके हिसाब से ये जो एटम है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है, ठीक है, ये हो जाता है, और एक दूसरे वाले का ऑर्बिटल है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस बीच में, यहाँ पर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों अपने आप को पेयर करने के चक्कर में करीब आते हैं और यहाँ पर अपने ऑर्बिटल्स की क्या कर जाते हैं, ओवरलैपिंग। क्या कर जाते हैं भाई, ओवरलैपिंग। यहीं पर आपको दोनों इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सिखा रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि सारा खेल पूरा ऑर्बिटल का है कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को की पूर्ति करने के लिए, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए वो एक दूसरे के साथ आते हैं और जाकर के पेयरिंग करते हैं। ठीक है, चलो, क्योंकि अनपेयर्ड वाला चाहता है पेयर हो जाए। लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ उसको समझते हैं, वो और यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। होता क्या, इसको समझे। जब ये ओवरलैपिंग करते हैं, क्या सच में इन दोनों के बीच में केवल लगाव ही लगाव होता है? क्या एक दूसरे पर टोटली अट्रैक्शन ही होता है कि कुछ रिपल्शंस भी होता है? क्या जब ये दूसरे को ओवरलैप करने जाते कोई रुकावट नहीं आ रही थी, कोई मना नहीं कर रहा था ओवरलैपिंग नहीं करना है, ओवरलैपिंग नहीं करना है, या फिर दोनों चाहते थे वहां पर तुरंत आए एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर गए? तो अब ये जो ओवरलैपिंग की घटना हुई है, दो अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आके ओवरलैप किए हैं, इस दौरान अट्रैक्शन की घटना भी होती है और रिपल्शंस भी होती है। अट्रैक्शन कैसे होगा, रिपल्शंस कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो चलो देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल से। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक एटम था, उसका न्यूक्लियस है, उससे कुछ दूर पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बेचारा अनपेयर्ड है, ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे ही ये चाहता है पेयर हो जाए, ये भी चाहता है पेयर कर दिया जाए इसको। ऐसे इन्हीं की तरह कोई और एक था, उसका ये न्यूक्लियस रहा, उनका ये इलेक्ट्रॉन रहा, वो भी अनपेयर्ड है, ये भी पेयर होना चाहते, ये भी पेयर होना चाहते। लेकिन अब ये एक दूसरे के करीब कैसे आए होंगे, सवाल ये भी तो आता है। अब देखना, करीब आने का यहाँ पर मेन रीजन ये है कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, करीब आने का मेन रीजन कि ये जो दूसरे का, वैसे अगर इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ, यहाँ पर ए मान लेता हूँ ना, जिसको ए वाला एटम मान लेता है, इसको बी वाला, ऐसा न्यूक्लियस। अब यहाँ पर ए वाले का इलेक्ट्रॉन ये है, बी वाले का इलेक्ट्रॉन ये है। जब एक दूसरे के करीब आते गुजरते तो पता चलता है ये जो ए वाले का इलेक्ट्रॉन बी वाला देख रहा है न्यूक्लियस, ए वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। क्या करने लगता है, खींचना, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगाव तो होगा ही होगा। ये बहुत खुश है कि चलो ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन भी पकड़ के रखें, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हैं। लेकिन अब इनको ये नहीं पता, जैसा व्यवहार तुम दूसरे के साथ कर रहे हो वैसा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा भी तो कर सकता है, वही चीज इनके साथ हो। इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, क्योंकि यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव है, अट्रैक्शन दिखा, खींच लिए। लेकिन वही सेम चीज क्या हो जाता है, ए का जो न्यूक्लियस है बी के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है। और ये मस्त है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, एक दूसरे को तो खींच रहे, लेकिन अगर इन दोनों न्यूक्लियस को अगर आपस में पता चले कि इनका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इनके बीच में रिपल्शन होगा। क्यों? देखो, इन दोनों ने अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन तो दिया, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों न्यूक्लियस का भी आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, सेम चार्ज की वजह से। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए, इनका हिसाब किनका, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पसंद करेंगे? नहीं भाई, सेम चार्ज, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शंस होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिपल्शंस भी है और अट्रैक्शंस भी है। रिपल्शंस किसकी वजह से, आप बताओगे, यहाँ पर ए के न्यूक्लियस और बी के न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस, इनके बीच में क्या हो रहा है, आप बताओगे रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, रिपल्शन। और ए का इलेक्ट्रॉन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, आप बताओगे, ए का इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन का आपस में कह दो, क्या ये रहना चाहेंगे साथ साथ? नहीं भाई, सेम चार्ज है, यहां पर भी रिपल्शन होगा, रिपल्शन। तो सवाल आता है, ये तो रिपल्शन वाली घटना हो गई, जो नहीं चाहता है कि इनके बीच में अट्रैक्शंस हो, तो कौन चाहता है अट्रैक्शंस हो? तो अगर इसको हम देखें यहां पर, अब बताओगे यहां पर क्या, बी का न्यूक्लियस और ए का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा भाई, अट्रैक्शन। ऐसे यहां पर आता है, ए का न्यूक्लियस और किसको पकड़ रहा है, बी के इलेक्ट्रॉन्स को, इनके बीच में क्या हो जाएगा, अब बताओगे यहां पर अट्रैक्शन। ऐसा सब कुछ होता है। साथ ही साथ ए का अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन तो है ही, बी का अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन तो है ही। तो कहने का मतलब ओवरलैपिंग का जो खेल है इतना आसान नहीं है, यहाँ पर अट्रैक्शंस भी चलता है और रिपल्शंस भी चलता है। ठीक है, सेम चार्जेस की वजह से न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, सेम चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, अपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शंस भी होता है।
तो सवाल आता है, पूरी कहानी का मेन सार ये है कि क्या ओवरलैपिंग होगा कि नहीं। भाई इतनी सारी चीजें चल रही है वहां पर, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों चीजें हैं, तो हम कहेंगे भाई देखो ओवरलैपिंग अगर करना है, बॉन्ड बनाना है, तो वहां पर इस बात का हमें ध्यान देना है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम चाहते हैं बॉन्ड बन जाए, फॉर्मेशन या फिर ओवरलैपिंग हो जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपको पता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स वो इक्वल टू या फिर इक्वल टू या ग्रेटर देन किसके होना चाहिए यहां पर, अब बताओगे, रिपल्शन फोर्स के होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम कहेंगे भाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि रिपल्शन डोमिनेट कर जाए इस अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर, तो वहां पर कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए यहां पर जिम्मेदार दो फोर्सेस अट्रैक्शन और रिपल्शन होते हैं। तो इसीलिए यहां पर बताया कि ऐसा नहीं कि दोनों को जरूरत थी तो एक दूसरे के करीब आके तुरंत वहां पर ओवरलैपिंग कर गए। तो ये सारी चीजें वहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको ध्यान देना। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई अब इसको थ्योरी में देखते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। कहता है व्हेन टू एटम कम्स टू क्लोज एंड मेक अ कोवैलेंट बॉन्ड देन देयर वैलेंस अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर। ठीक है, कह रहे हो अनपेयर्ड वाले बैलेंस वाले जो आपस में क्या कहते हैं, मैंने कहा आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन वही परेशान है, वही 8 होना चाहते हैं, उन्हीं के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए कहा गया वो जो उसमें भी जो अनपेयर्ड है वही पेयर होने के चक्कर में वहां पर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ईच अदर एंड गिव अ कॉमन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स। फिर बताया गया विच बाइंड अप बोथ द एटम्स एंड वर्क एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। फिर जब वो दोनों लोग एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि जाहिर बात इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसलिए न्यूक्लियस यहाँ पर किनारे किनारे, क्योंकि वो पास तो आ ही नहीं सकता न्यूक्लियस, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन होगा। हाँ, जब वो क्या कर जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो होंगे पेयरिंग के, वो क्या हो जाते हैं, बीच में होगा, किनारे पे वहां पर ही होगा। इसलिए कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगी, तो भी आपको बताएगा, और इसी की वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बताया इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओवरलैपिंग ओनली अनपेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स इज यूज्ड। कह रहे पेयरिंग वरिंग वाले नहीं, जिनका कोटा कंप्लीट है पेयर्ड वो नहीं करते सब काम। कौन करता है वहां पर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जो अनपेयर्ड है वही ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो चलो स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर देखते हैं। तो कब ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा, कब कमजोर, आप खुद बताओ। अगर मान लेते दोनों काम चल रहा है, अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी, अट्रैक्शन भी रिपल्शन, अगर रिपल्शन डोमिनेट होने लगे, रिपल्शन ज्यादा है, क्या मजबूत बॉन्ड बनेगा, नहीं। मतलब रोज वहां पर रिपल्शन होता जा रहा है, इतना ज्यादा रिपल्शन है, कहते नहीं कि कहीं पर अगर किसी फैमिली रोज झगड़े चले रहे, रोज वहां पर रिपल्शन हो रहा है, तो वहां पर उसके टिकने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर क्या हो जाता है वहां पर रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो कहते हैं ये लंबा चलेगा। तो वही सेम चीज यहां पर भी है। अगर यहां पर क्या हो जाता है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, बॉन्ड की मजबूती देखनी है, तो कई चीजें देखते हैं। जैसे दो एटम है, आपस में एक एक बॉन्ड बना है, चलो ठीक है, लेकिन अगर 2 बॉन्ड बना दिए और मजबूती आ रही है उनके बीच में, और 3 बॉन्ड मतलब उनके बीच में और ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही। तो इसलिए याद रखना कि अगर हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना, तो हम देखेंगे कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कितनी। अगर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हुई तो कमजोर बॉन्ड, और अच्छी ओवरलैपिंग हुई मजबूत बॉन्ड बनेगा। और आपको पता है जैसे जैसे इनके बीच में एक के बाद और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती चली जाती है, 1 से 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो उनकी ओवरलैपिंग और भी मजबूत होती चली जाती है। इसीलिए 2 कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, 2 एटम के बीच में जितना हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा, और साथ ही साथ 2 एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतना मजबूत बॉन्ड होगा। तो उसी को देखते हैं यहां पर। स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितनी अच्छी वहां पर ओवरलैपिंग हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, और साथ ही साथ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ऐसा कुछ वहां पर आपको बताया गया। फिर बताया गया व्हेन बॉन्ड्स विल फॉर्म्स देन टोटल अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज बैलेंस्ड बाय द टोटल रिपल्शन। अगर बॉन्ड बन रहे भाई, इसका मतलब इतना तो है, ठीक है, अट्रैक्शन अभी डोमिनेट कर रहा है रिपल्शन के ऊपर, ठीक है, और जिस दिन रिपल्शन डोमिनेट कर गया तो उस दिन बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए जब तक चल रहा है चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी फैमिली में कुछ भी मनमुटाव चल रही सारी चीजें, वो तो हर जगह रहता है, तो ऐसा हो सकता है कि लेकिन तब भी वो साथ साथ रहता है, क्योंकि अभी अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, रिपल्शन। लेकिन कभी ऐसा दिन आ जाए कि पता चले कि अब वहां पर रिपल्शन हावी हो गया, अब अट्रैक्शन नहीं रहा,
ठीक है, तो उस दिन क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी, जब तक अट्रैक्शन हावी है तो वहाँ पर बॉन्ड रहेगा। अगर किसी कारण रिपल्शन बढ़ता जा रहा है, एक समय आएगा रिपल्शन अट्रैक्शन से डोमिनेट कर गया तो उसी दिन बॉन्ड टूट जाता है। तो ये आपको बताया गया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक अच्छे बॉन्ड्स के लिए यहाँ पर बताया गया। हम चाहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ड्यू टू द कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या क्या अट्रैक्शन क्या क्या रिपल्शन लगेगा जब बॉन्ड्स बन रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के बीच में वहां पर कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा, मतलब वो इनके इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। न्यूक्लियस एक दूसरे को नहीं खींच रहा है, जैसे वो उनके इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ऐसे, तो इसके खींचने की वजह से एक दूसरे को करीब आ जाता है। तो इसमें मेन था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोनों न्यूक्लियस को ज्यादा करीब लाने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहे हैं रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ड्यू टू लाइक चार्ज, और न्यूक्लियस के बीच में सेम चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन भी लग रहा है। फिर कह रहे हैं रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डेड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को भी देखना नहीं पसंद करेंगे। भाई न्यूक्लियस को देखना नहीं पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन भी नहीं देखना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सेम चार्ज है, तो वहां पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो वो भी एक दूसरे के ऊपर रिपल्शंस लगाएंगे, सेम न्यूक्लियर चार्ज भी एक दूसरे को रिपल्शंस लगाएगा, लेकिन एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्शंस लगेगा। चलो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं यहां पर। कह रहे अगर हमसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहां पर आपको मैं कंप्लीट करके तब बताता हूं। नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाने के बाद आपको पता है यहाँ पर इसके बाद 2 लोन पेयर बचता है। फ्लोरीन का बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर 3-3 लोन पेयर होता है, और आगे चल के आप देखेंगे या फिर इतना आप समझ सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में रिपल्शंस बहुत होता है। कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं, मतलब अगर मैं केवल एक सिंगल बॉन्ड बता रहा हूं, इसका मतलब बचे हुए 3 बॉन्ड कहीं से जुड़े। नाइट्रोजन के यहाँ पर आपको दिखा है, इसके अलावा इसका मतलब और कहीं पर जुड़े होंगे 2 बॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर बचा है। ऑक्सीजन आपको पता है 6 होता है, 2 बॉन्ड्स बनाया होगा, एक दिख रहा है कहीं और बनाया होगा, लेकिन 2 लोन पेयर यहाँ पर, 3 लोन पेयर इनके पास। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत ये दिखाया क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है क्योंकि इसके आकर्षण में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। अब देख रहे जितना ज्यादा लोन पेयर आएगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देखना पसंद थोड़ी करेंगे, जितना ज्यादा लोन पेयर आएगा उतना ज्यादा रिपल्शंस होता जाएगा। ऐसे अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन को तो ऐसा लगता है कि बस कोई थोड़ा सा मुझे एनर्जी दे दे, अब मुझे इस बॉन्डेड सिस्टम में नहीं रहना, बस टूट ही जाना है। ऐसा कुछ यहाँ पर फ्लोरीन, क्यों? क्योंकि 3-3 लोन पेयर, छोटी साइज है, और 3-3 लोन पेयर लेके बैठे, इतना ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, थोड़ी सी एनर्जी दे तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में भी अगर देखा जाए यहाँ पर 2 लोन पेयर का रिपल्शन लग रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर कार्बन कोई दिक्कत नहीं, लोन पेयर नहीं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आया तो सेम चार्जेस की वजह से वहां पर ज्यादा रिपल्शन होगा। तो अगर कभी हमें ऐसा देखना हो तो याद रखना, जब सबके बॉन्ड सेम है, क्या बॉन्ड के नंबर सेम है, सेम एटम्स के बीच में लोन पेयर के नंबर अलग अलग हैं, तो याद रखना जहां पर लोन पेयर के नंबर सबसे कम होंगे वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होगी, जहां पर लोन पेयर सबसे ज्यादा होंगे वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड की मजबूती सबसे कम होगी। चलो एक और देखते हैं यहां पर एग्जांपल। यहां पर कहता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां पर देखना चीजें पलट रही हैं। ऑक्सीजन के पास ऐसा नहीं कि यहां पर 2 लोन पेयर है जैसे पहले था, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। तो सवाल आता है यहां पर इस बार बढ़ता वक्र, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड इनका, फिर ये सबसे कम कार्बन को कर दिया। यहां पर सवाल आता है ऐसा क्या किया, इस बार लोन पेयर को नहीं, पहले हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे। इनके बीच में टोटल 3 बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड मतलब बहुत करीब आ गए एक दूसरे के। यहां पर 2 है, ये भी यहां पर सिंगल है। तो याद रखना कि पहले हम देखेंगे बॉन्ड्स के नंबर अगर सेम है सब में, जैसे इसके ऊपर वाले एग्जांपल सब में 1-1 था, तो हम लोन पेयर से देखें। अगर बॉन्ड के नंबर डिफरेंट है, हम पहले बॉन्ड से देखेंगे। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, हम कहेंगे बॉन्ड जहां पर सबसे ज्यादा वहां पर सबसे अच्छी ओवरलैपिंग, सबसे ज्यादा मजबूत, जहां पर कम वहां पर सबसे कम होगा। हाँ, अगर ऐसा कभी आ जाता है कि 2 लोग हैं, दोनों के बीच में सेम बॉन्ड है, लोन पेयर डिफरेंट है, तब वहां पर कहते हैं भाई जहां पर लोन पेयर ज्यादा होगा वहां पर रिपल्शन के चांसेस ज्यादा, वहां पर स्टेबिलिटी कम, मतलब वहां पर मजबूती कम होगी। इसलिए इसको हम नंबर ऑफ बॉन्ड से देखे हैं, और उसके ऊपर वाले से क्या देखे थे, सब में बॉन्ड सेम था तो उसे नहीं देख सकते थे, तब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से देखे थे। चलो एक और एग्जांपल से यहां पर आपको दिखाते हैं। यहां पर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वैसे मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, पहले इसको समझते तब आप इसका ऑर्डर समझ पाएंगे कि क्या इसमें दिक्कत हुई है। अगर तो छोटे एटम्स होते हैं ना, तो छोटे एटम्स क्या हो जाते हैं, तो उनके बीच में बड़ी अच्छी ओवरलैपिंग होती है। छोटे एटम्स के बीच में छोटे एटम्स, उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी और उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी। इसलिए एक चीज याद रखना हमेशा से, आगे आपको मिलता रहेगा, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं वो बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ के हमेशा इन्वर्सली हो जाएगा।
अगर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब उनके बीच के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और बॉन्ड लेंथ कब होगा, जब जितने छोटे छोटे एटम्स होंगे उनके बीच में उतना मजबूत बॉन्ड बनता है। छोटे एटम हो गए तो छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, छोटी बॉन्ड लेंथ होगी तो बहुत ज्यादा मजबूत होगी। ऐसा कुछ यहां पर होता है। अब यहां पर ध्यान देना, ऐसा कुछ हुआ। अब फ्लोरीन को होना चाहिए था सबसे छोटा था, उसको यहां पर होना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो बेचारा कहां पर चला गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से बस थोड़ा सा आगे हुआ, सेकंड लास्ट हो गया। अब सवाल है ऐसा क्यों हुआ। नियम जो भी मैंने आपको बताया, जितना छोटा होगा उतने मजबूत होगा, लेकिन ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। याद रखो, फ्लोरीन मानते हैं छोटा है, लेकिन छोटी साइज का तो है, लेकिन बेचारे के पास आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक एक एटम पे। फिर आप बताओगे क्लोरीन के साथ भी तो ऐसे ही। भाई क्लोरीन के साथ ऐसा क्या हो गया, वो भी तो 3 लोन पेयर इसके फैमिली के सभी सदस्य लेके चल रहे हैं। भाई 3 लोन पेयर इसके फैमिली के सभी सदस्य लेके चल रहे हैं, तो ऐसा इनके पास क्या है। देखो वही चीजें हो जाती। अभी आपको कह दिया जाए 6 लोगों को एक कमरे में रखना है और कमरा बहुत छोटा है, तो उसमें रिपल्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, उसमें उनको रहने में ज्यादा दिक्कत होगी। और एक बड़ा सा हॉल होगा, अगर वहां पर 6 लोग को रहना हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वही सेम चीज यहां पर है, सबके पास मानते हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं, सबके पास आखिरी शेल में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बना करके 3 लोन पेयर रखे। लेकिन अगर फ्लोरीन की बात करते, बेचारी की साइज बहुत छोटी है, और उस छोटी साइज में क्या करना पड़ रहा है, इसको आखिरी शेल में अपने 6 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन हो गया। यहाँ पर आप कह सकते हैं मैक्सिमम और लोन पेयर रिपल्शन होता है, रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इसको सबसे आगे होना चाहिए था बॉन्ड स्थैल्पी में, लेकिन ये क्या होता है, सबसे यहाँ पर क्या हो जाता है, बस आयोडीन से थोड़ा सा आगे हो पाता है। तो ऐसा कुछ इसके साथ होता है, और ये हमें याद रखना है बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक में वहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको पढ़ेंगे, हेलोजन फैमिली, तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, क्योंकि नियम के हिसाब से कुछ और होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन यहाँ पर आया है तब जाकर के आयोडीन आया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एक जनरल ट्रेंड यहाँ पर फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना करते हैं, और क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे का और हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। आखिर बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होगी, कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। आज इतना करते हैं, थैंक यू।